हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ द यूनिट 3 डेट इज परीक्षा सुधार, यानी कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। परीक्षा सुधार का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने बहुत से ऐसे एग्जाम्स देखे होंगे कि पता चला भैया आज बच्चा पीटी का पेपर देने चला, कल पता चला पेपर आउट। आज बच्चा इधर एसआई का पेपर किराया भाड़ा लगा के फलानी जगह देने गया, पता चले पेपर आउट। उसके बाद में पता चले यूपी टेट का पेपर चल ही रहा था कि बीच से आ करके सब सबमिट हो गया, पता चला था कि पेपर आउट। तो इन चीज़ों में सुधारने की और हर एक चीज़ में चीज़ों को बदलने की बहुत आवश्यकताएं हैं। तो जो आपका परीक्षा सुधार ये वाला जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे अभी हाल ही में एक यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बच्चों ने कहा कि जो क्वेश्चंस थे वो तो एकदम क्लैट लेवल के थे, या कोई एक एग्ज़ाम सपोज डेट नीट का हुआ या किसी भी चीज़ का हुआ, ठीक, तो कोई बहुत ही ज़्यादा टफ बनना जा रहा है। अगर बच्चे को बच्चा समझ के पेपर बनाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो कहने का आशय ये है कि इन सब चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, किस प्रकार से आवश्यकता है, क्या है, वो हम आज को आपको इस चैप्टर के माध्यम से कवर अप करवाने जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट से चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ, और आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भटकिए नहीं कहीं पे भी। प्लेलिस्ट के माध्यम से हम आपको एमसीक्यूज़ की पूरी सीरीज़ दे रखे हैं यूट्यूब पे ही, तो आप वो देख लीजिए, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो एमसीक्यूज़ की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का आपका चैप्टर। इन केस आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमको वहाँ मैसेज करिए। ये वाला अकाउंट मैं ही देख रही हूँ इस समय, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा मेल आप हमें कर सकते हैं। मेल है हमारी pgpoint100@gmail.com। ठीक, ये हमारी मेल आईडी है, आप हमें यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को एक जो एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है वो ई नोट्स के सेक्शन में अवेलेबल है। कोर्सेज जो हैं वो आपको पेड कोर्सेज के सेक्शन में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। हमने क्या कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्री कोर्सेज में अवेलेबल हैं, आप वो भी उन्हें पढ़ सकते हैं। तो पहला देखिए, परीक्षा सुधार क्या है कि परीक्षा सुधार की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, अधिक है। परीक्षा सुधार की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक है, क्योंकि वर्तमान भारतीय परीक्षा व्यवस्था वर्षों से एक ही पथ पर चल रही है, जिसके परिणाम सतही दृष्टिगोचर हैं। आधुनिक परीक्षा प्रणाली में केवल प्रतिशत लाने की होड़ मची पड़ी है। केवल परसेंटेज लाने की होड़ मची पड़ी कि भैया उनके 99% आ गए, हमारे 88 ही रह गए, हमको 87% आए, हमको 100% लाना है। मतलब सारा खेल प्रतिशत का है। बच्चे को आज बच्चा पेपर दे रहा है तो उसके मूल्यांकन में उसको इससे मतलब नहीं है कि हाय हमारा चलो इस बार का अच्छा नहीं रहा, हम अगली बार अच्छा करेंगे। कुछ भी बच्चे के मुंह से आजकल क्या निकलता है, इस बार हमारा परसेंटेज इतना रह गया, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हमारा परसेंटेज बढ़ जाए। अच्छा, ये हुआ भी क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है ना। बच्चे परसेंटेज के पीछे क्यों नहीं भागे? क्योंकि समाज ने इस नज़र से उसको देख रखा है कि अगर परसेंटेज आएंगे यानी कि शी एंड ही इज़ अ गुड बॉय और एंड शी इज़ अ गुड गर्ल, अदरवाइज है ना दे आर डम। बिकॉज पूरा का पूरा सिस्टम ही वही है। जो टीचर्स हैं, जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसको अच्छे नज़रों से देखेंगे, जिसके बेकार परसेंटेज आ जाएंगे उसको कुछ समझा ही नहीं जाता है। उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, उसके चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी उसको इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं मिल रही होंगी जितने एक अच्छे प्रतिशत लाने वाले बालक या बालिका को मिलती है। यही है आज का समाज और यही है आज की आपकी सच्चाई। ना मानिए तो आप सर उठा करके देख लीजिए। अभी कुछ ही महीने पहले आपके हाई स्कूल का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एक्चुअल में डिजर्व करते थे परसेंटेज और वो नहीं ला पाए। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे थे जो परसेंटेज ले आए। तो राइटिंग भी मैटर करती है, हर एक चीज़ मैटर करती है। लेकिन जब मूल्यांकन का समय आता है तो बालक का मूल्यांकन आजकल परसेंटेज के आधार पर कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। आप जब प्राइमरी में अगर बीएड वाले मान्य होते हैं तो जब SCRT उसकी डीएलएड वालों की मेरिट बनती है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज का ही खेल हो जाता है और बीएड वाले बेचारे कभी कभी परसेंटेज से मात खा जाते हैं। क्योंकि आप जितना पढ़ाई हम कह रहे हैं आप बीएड में कर रहे हो, इतनी पढ़ाई अगर आप डीएलएड में कर लेते तो विश्वास मानिए आपके 98% नंबर आ जाते हैं। ठीक, और आप बीएड में मर भी जाओगे तब भी मर का मतलब, देखो थोड़ा गुस्से में है तो निकल गया, मर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे एकदम अच्छे से, तब भी आपके मुश्किल से बहुत ज़्यादा बना पाओगे तो 85% नंबर बना पाओगे, 80-85।
यहाँ पे तो 90 बना ही नहीं सकते ना आप। तो इस तरीके से क्या है कि चीज़ों का, अब बच्चा क्या करेगा, परसेंटेज के पीछे तो भागेगा, क्योंकि आगे चल के मेरिट के बेसिस पे होना है। तो इसलिए जो बच्चों का मूल्यांकन है वो आज क्या हो रहा है, केवल रटन तु विद्या पर आधारित हो रहा है, और सामाजिक और शैक्षिक दोनों स्तर पर परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में अधिक अंक प्राप्त करने वाले शीट्स पर बैठा लेते हैं। सीधी सी बात है, ये जो आप हमारे ही और आपके बीच में स्पेशली रिश्तेदार जिन्हें आप कहते हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो रिश्तेदार क्या, अब हम क्या ही कहें, है ना, सांप पाल के रखा हुआ है, बस ऐसे समझो। तुरंत कितने परसेंटेज आए बिटिया के, हाई स्कूल हो गया, कितने परसेंटेज आए, अच्छा बीएड कर रही हैं, अच्छा कितना परसेंटेज बना, सीटेट की दीने रान की नहीं, हमारे मोहल्ले में एक है दीने रान, तो उनके बिना पढ़े केवल दिन भर वही फोन में घुसी रहती रहे, सब लोग कहते रहे फोन चलाती, फोन थोड़ी ना चलाती रहे, पढ़ के यही मोबाइल से सीटेट पेपर क्लियर कर दी ने, 130 नंबर लाई हैं भैया। अब पता चला, आपसे पूछा कितने नंबर हैं, आपने कह दिया मेरे तो 109 ही आए या 110 ही आए। अरे तो तुम तो कोचिंग जाती रहो बिटिया, क्या हुआ तुम इतने कम। अब ये नहीं देखेंगे कि उनका पेपर पहली शिफ्ट शुरू के में हो गया था, हमारा पेपर लास्ट की शिफ्ट्स में हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर टफ आया था, वो ईजी, ये कोई नहीं समझा पाएगा उनको। तो समाज में भी कहीं ना कहीं ऐसी बुराइयां छिपी हुई हैं जिनको हम और आप मिलकर के ही सुधारेंगे। तो हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना कि आप कभी भी किसी से उसके परसेंटेज नहीं पूछिए, ना कभी से किसी से आप उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछिए, ना कभी किसी से आप सैलरी पूछिए। ये सब क्या है, गुड मैनर्स में आती हैं चीज़ें। क्या मीनिंग है कि आप उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं, कि आप खुद बताइए, क्या बीएड में बच्चा है तो क्या उसको खुद समझदार नहीं है वो कि उसके कितने नंबर आए हैं, और उसको भी कितनी और मेहनत करनी है, उसको कौन सा टीचिंग एग्जाम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, आप उसको पूछ के क्या उसका दुख कुरेदना चाहते हैं, या उसको चढ़ाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका। आपके पूछने से क्या उसके मार्क्स बढ़ जाने, नहीं ना। तो इसलिए किसी से, और अगर कोई अपने आप से बता देता है कि हाँ दीदी मेरा इस बार हाई स्कूल था और मेरे 76% आए, तो आप ये मत कहो अरे तुम्हारे 76% आए, बताओ तुम लोगों को में तो सिलेबस कम हो गया तब तुम लोग 76% ला पाए। हम लोगों का समय था 6 किताबें चलती थी गणित की, तब हम लोग 85% नंबर लाए थे, तब के समय तब प्रैक्टिकलो नंबर नहीं मिलते थे। तो तब आप उससे इस तरह कहने लगोगे तो इससे क्या होगा, सामने वाला डिमोटिवेट हो जाएगा। जबकि आपको एज आ टीचर आप बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक और शिक्षिका, आपको किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है। आपको उसको क्या कहना है, वेरी गुड बेटा, वेल डन, कीप इट अप। ठीक है, आप उससे ऐसे पूछो और आप क्या बनना चाहते हो, है ना। जब वो कहे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इन केस यू नो द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्टर, देन यू विल गिव, अदरवाइज कीप मम। तो अगर आपको डॉक्टर के विषय में जानकारी है तो आप उसको कुछ गाइड कर दो, बड़े दीदी भैया होने के नाते। अगर नहीं पता है तो आप चुप रहिए। ये अब पता चले कुछ लोग इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं। सपोज दैट कि कोई है, उसने कहा दीदी मेरे इस बार ना मैं इतने परसेंटेज आए हैं और अब हम आगे चाहते हैं कि मतलब बीएड कर लें। तो आप क्या कहेंगे, बीएड के चक्कर में नहीं पड़ो, वैकेंसी नहीं आती। अरे यार उसका मन है करने दो, क्या पता वो सरकारी नहीं करना चाहता है, उसके अपने ड्रीम्स हैं, वो प्राइवेट करना चाहता है, वो खुद का कल को इंस्टीट्यूट खोल ले। तो किसी के उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पहला, किसी से आप परसेंटेज भी मत पूछो। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी से उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं पूछिए। आप होते कौन है पूछने के वाले, भाई कोई आप इंटरव्यू तो ले नहीं रहे किसी का कि नॉर्मली कोई भी दोस्त मिल गया, कोई भी मिल गया, हाँ और भैया क्या कर रहे हो आजकल, हाँ चलो ठीक है, उसने अपने आप से बता दिया कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इट्स ओके। तब फिर आप ताने नहीं दीजिए किसी को। उसके बाद में क्या उसकी सैलरी है ये तो कभी किसी से पूछना ही नहीं चाहिए, ये आपके गुड मैनर्स में आता है। अब परीक्षा सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारतीय स्कूलों द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती है वो 21वीं सदी के समाज के लिए अनुपयुक्त है, एकदम कारगर साबित नहीं है ना। सामाजिक न्याय की ज़रूरतों के अनुकूल नहीं है, प्रश्न पत्रों में गुणवत्ता का अभाव है, मतलब जो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तर्क विश्लेषण कौशल और रचनात्मकता का अभाव रहता है। जैसे तर्क विश्लेषण हो गया, एनालिसिस हो गया, स्किल्स हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। किसमें भैया, आजकल की परीक्षाओं में। अत्यधिक चिंता एवं तनाव को बढ़ावा दे देती है। भैया पेपर आते हैं, बच्चे इतना टेंस हो जाते हैं आजकल, कुछ पूछिए नहीं। अब साथ बहुत बच्चे देखिए, पता चले आईआईटी की तैयारी करने गए थे, आत्महत्या कर ली, नीट की तैयारी करने गए थे, आत्महत्या कर ली। जिस दिन रिजल्ट आना होता है नीट का, उस दिन पता है जो बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलन वेलन के होते हैं, ये सब लोग सुनाएंगे भैया पंखे वंखे छत से हटवा देते हैं, क्योंकि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब बच्चा बेचारा करे भी क्या, माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कभी कोई कुसंगत में भी पड़ जाता है, फिर उसको एक समय जब जैसे ही रियलाइज़ होता है तो वो उन हालातों से
मतलब अपने आप को निकाल नहीं पाता है, तो उसको लगता है कि बस अब यही एक रास्ता बचा है कि सुसाइड कर लूँ, है ना। तो इस सब चीज़ों से ये किस वजह से हो रहा है? एक्चुअली में तो परीक्षा ही प्रणाली खराब है, तभी तो ये हो रहा है। ठीक है, मूल्यांकन की विश्वसनीय प्रणाली का अभाव है। अब देखिए थियोरेटिकल पेपर्स में कोई विश्वसनीय तरीके से चेकिंग नहीं होती कॉपीज़ की, ये सच है। वहाँ पर क्या है कि आपका आंसर क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं पढ़ता है, आपकी राइटिंग के नंबर, आपने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है इसके मार्क्स, आपके आंसर लिखने की स्पीड क्या है इसके मार्क्स मिलते हैं। वहीं जब भी पेपर आपका MCQs मोड में होता है तो फिर बच्चा वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों को मान्यताएं नहीं दी जाती हैं। ज्ञान के स्थान पर अंकों को प्राथमिकता दी जाती है आजकल आप देखिए, हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं भाई? आपके ही बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे आज जिन्होंने मतलब प्राइवेट में पढ़ाया है या अभी भी पढ़ा रहे होंगे और उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना। तो क्या है कि समाज उनको उतनी प्राथमिकता नहीं देता है जितनी कि सरकारी नौकरी जिनकी लग गई है उनको देता है। जबकि ज्ञान के मामले में कहीं पर आप ये पाएंगे कि जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं टीचर्स, है ना, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। अब धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उनको इतना अभ्यास हो गया है। हमने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे जिनको मतलब जुबान पे मतलब पेज नंबर तक याद स्मरण है कि फलाना पेज नंबर खोलो उसमें ऐसा है वैसा है ना। तो वही बात कही गई है कि ज्ञान के स्थान पर अंकों को प्राथमिकता देना। ठीक, उसके बाद में प्रश्न पत्रों का जटिल स्वरूप, भैया बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पेपर बना देना कि बच्चा पास होने में भी परेशान हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको सुधारने की परीक्षा सुधार की चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स क्या हैं। प्रारंभिक स्तर पर क्या चुनौती है, सबसे पहले तो ये समझेंगे प्राइमरी लेवल पर। तो प्रारंभिक स्तर यानी फाउंडेशन लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उस पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की नीति के अतिरिक्त परीक्षा प्रणाली में अन्य कोई परिणाम नहीं दिखता है। इस स्तर पर परीक्षा सुधार की सबसे बड़ी चुनौती है कि परीक्षा द्वारा बालक के संपूर्ण विकास का आकलन करना होता है, किंतु प्रारंभिक स्तर पर केवल छात्रों को या तो उत्तीर्ण किया जाता है या अनुत्तीर्ण किया जाता है। मतलब एक्चुअल में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल है कि बच्चों के अंदर पेपर लेकर के हम ये चेक करें कि उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रारंभिक स्तर पर। लेकिन हम लोग बच्चे को करते क्या है, या तो फेल या तो पास। क्या ये हमारा उद्देश्य है? नहीं। परीक्षा करवाने का उद्देश्य होता है कि क्या बच्चे का संपूर्ण विकास हो रहा है प्रारंभिक स्तर पर। लेकिन आजकल के टीचर्स, आजकल के लोग, ये सब इनका कोई मायने नहीं रखता, या तो बच्चा फेल या तो बच्चा पास। भारतीय परीक्षा प्रणाली में मौखिक परीक्षा को प्रारंभिक स्तर पर विशेष स्थान नहीं दिया था, जो परीक्षा सुधार के लिए एक चुनौती थी। अब तो 20 नंबर का वाइवा हो गया, जिससे बच्चे अच्छा मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, पूरा पेपर रिटर्न आता था। माध्यमिक स्तर पर चुनौतियां क्या है? अब आपने प्राइमरी लेवल पर देखी, अब माध्यमिक लेवल पर देखो कि माध्यमिक स्तर पर परीक्षा सुधार की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है नकल पर नकेल लगाना। इस स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं में बिना किसी डर के नकल कराई जाती है तथा जिसके लिए शिक्षकों को पैसे भी दिए जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। देखो, आज हम ये तो कहेंगे कि भैया जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें चीटिंग नहीं होती है। अब ठीक पहले होती होगी, डिसाइड डोंट नो, बट अब बोर्ड के पेपर में तो चीटिंग नहीं होती, ये हमें पता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोगिक परीक्षा में आज भी खेल हो जाता है। जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, प्रैक्टिकल जो आपके नंबर होते हैं, उसमें देखो कॉलेज मतलब भाई अपने स्कूल का बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उच्च स्तर पर क्या चुनौती है, हायर लेवल पर क्या जो है आपके चैलेंजेस हैं? तो पहला है प्रशासनिक चुनौती, यानी कम समय में विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज जिनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और मानव संसाधनों की कमी है, ऐसे कॉलेज पर नियंत्रण रखना। छात्रों को परीक्षा की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय कॉलेज में कई बार जाना पड़ता है, जिसे दूर करने की व्यवस्था करना। परीक्षा पत्र की पैकिंग, प्रिंटिंग तथा वितरण की गोपनीयता रखने के लिए निरस्त परीक्षाओं अथवा अन्य सूचनाओं की उचित व्यवस्था नहीं है। ढांचागत चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न कॉलेज की संबद्धता के कारण परीक्षा का कार्यभार बढ़ गया है। कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा कार्य के लिए अलग से कोई विभाग ही नहीं बनाया गया है ना, यानी कि एग्जामिनेशन सेल ही नहीं बनाया गया है, जिसके कारण परीक्षा कार्यों में अनुभवी लोगों का भी अभाव रहता है। गैर तकनीकी विद्यालयों में अधिक ढांचे की कमी रहती है। अब यूनिवर्सिटी ने, आप खुद ही ले लो, NEP 2020 के तहत सेमेस्टर प्रणाली तो लागू कर दी, लेकिन उन्होंने ये तक एक भी बार नहीं किसी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बता दिया हमको लोगों को कि बच्चों का पेपर किस मोड में होगा। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता था। आप लोग बताइए, आप लोगों के सेमेस्टर में फर्स्ट में
पेपर MCQs हुआ, अब की वाले जो बच्चे आए बेचारे उनका थ्योरेटिकल हुआ। तो ये क्या मतलब है इस चीज़ का, है ना। अगर आप NEP 2020 लागू करने के लायक नहीं थे, नहीं समकक्ष थे, मतलब नहीं आपके यहाँ इतने गट्स थे, तो आपने क्यों लागू किया NEP 2020 इतनी जल्दी? ये दिखाने के लिए कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और सबसे पहले फलाने यूनिवर्सिटी में हो गया, अपना नाम रोशन करने के लिए। अंदर क्या है, सारा ढक्कन एकदम कुछ भी नहीं, खाली एकदम। तो उस चीज़ का वही है ना कि यूनिवर्सिटीज़ को भी खुद से क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे LU का पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। LU जो है आपकी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब परसेंटेज भले बहुत अच्छे आप भाई पढ़ोगे तो ही बनेगा यहाँ पर। यहाँ का सिनेरियो ये है कि आपका पेपर कब होना है, एक एक्सपेक्टेड डेट बता देंगे आपको, क्या पैटर्न रहेगा उनका फिक्स है, क्या चीज़ें कैसे होनी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप अपने आंखों से देख सकते हैं बाकी जगहों का। संसाधन आवंटन में परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांचने की उचित मानकों की व्यवस्था करना, विभिन्न। अब क्या होता है, एक कॉपी चेक करने का रुपया मिलता है, तो पता चले कि एक दिन में 100 150 कॉपी निपटा दी है। एक और कायदेस कॉपी चेक करेंगे, अगर आप बैठ जाओगे ना तो बहुत कम समय में, बहुत कम, मतलब एक बहुत कम कॉपी चेक कर पाओगे इतने समय में। अंक तालिका अथवा अंक प्रमाण पत्रों की जालसाजी को रोकना। क्या होता है भैया, पेपर में कुछ नहीं, बहुत लिख करके आते थे बच्चे, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा बन जाते थे। तो वो बहुत सब भैया जुगाड़ है। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, चाहे जितना आप चीज़ों को सुधारिए तो बिगड़ी तो हैं ही हैं भाई, बिगड़ी तो हैं ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में सुधारने की बहुत सारे निवारण भी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये सब चीज़ें सुधर सकती हैं। मुदालियार आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया, राधाकृष्ण आयोग हो गया, ये सब ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने परीक्षा सुधार के कई कार्य किए हैं। प्राथमिक स्तर पर इन्होंने परीक्षाओं को सरल तथा लचीला बनाया है, यानी कि ईजी एंड फ्लैक्सीबल बनाया है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, यानी कि बच्चे आएँ। और साथ में इसके मौखिक परीक्षा में भी, यानी कि 20 नंबर का वाइवा भी सम्मिलित किया है, जिसके द्वारा छात्रों को परीक्षा को लेकर के जो एक भ्रम है, जो एक डर है, वो निकल जाए। माध्यमिक स्तर पर परीक्षा के द्वारा छात्रों का कौशलात्मक मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। आप देखते होंगे अब बच्चों को 30 नंबर 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का मिल गया, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है, फाइल्स मिल गई, कोई प्रोजेक्ट मिल गया, चार्ट पेपर बनाने को मिल गया, ये सब चीज़ें। अब हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे आप, तो उच्च स्तर पर परीक्षा व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं। परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग से परीक्षा भवनों की स्थापना की गई, जो छात्रों के लिए पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से हायर एजुकेशन के जो आपके कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें एग्जामिनेशन सेल बना दिए गए। एग्जामिनेशन सेल के माध्यम से आपकी जो चीज़ें हैं, जो सब वो सुधारने का प्रयास करते हैं। प्रायोगिक परीक्षा में स्पष्टता पर पूर्ण बल दिया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाओं पर बल देने से परीक्षा फल की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। परीक्षा पत्रों की सुरक्षा तथा गोपनीयता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित स्टाफ और टीम बनाई गई है, जिसका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी, इन्होंने परीक्षा सुधार के विषय में क्या कहा, तो यानी कि परीक्षा सुधार के विषय में जो आपकी राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी वाली भैया, 1986 वाली, उसके अनुसार क्या कहा गया, तो देखो इन्होंने छात्रों के समग्र सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया तथा माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत की बात की। आज भी आप देखिए सेमेस्टर प्रणाली की अब लागू हो चुकी है ना, क्योंकि ऐसे भैया 1 साल का सोचो पूरा पढ़ के पेपर देना कितना टफ था। अब ऐसे 6 महीने का पढ़ा, पेपर दे दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, फिर 6 महीने पढ़ा, फिर पेपर दे दिए, तो ये ईजी है ना। प्रदर्शन का आकलन सीखने एवं सिखाने की किसी भी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए परीक्षा में गुणात्मक सुधार लाना शैक्षिक रणनीति का अहम हिस्सा है। परीक्षा प्रणाली के उद्देश्यों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य छात्र के आकलन की एक विधि सुनिश्चित करना, जो छात्र के विकास पर का एक वैध एवं विश्वसनीय उपाय हो तथा शिक्षक एवं अधिगम में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण होगा। कार्यात्मक संदर्भ में इसका मतलब ये है कि अनावश्यक विषयी तत्वों का उन्मूलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को सम्मिलित करना, रटने पर अधिक बल नहीं देना है, परीक्षा के संचालन में सुधार करना है, शिक्षण सामग्री और कार्यप्रणाली में सहवर्ती बदलाव को प्रारंभ करना है, और एक चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली को क्या करना है, लागू करना है, एक सिस्टमैटिक वे से, और अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना है। अब देखो ये बात कब कही गई थी, 1986 में। सेम चीज़ NEP 2020 में कही गई है और अब उसको लागू भी किया गया है। क्या किया गया है भैया, अब उसको लागू भी किया गया है। तो यहाँ उसके बाद में कार्य योजना जो आपका वर्क प्लान है 1992 का, उसके अंतर्गत क्या किया गया, तो वो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से समझिएगा। वर्क प्लान 1992, कार्य योजना यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने स्कूल स्तर पर एवं साथ ही वो विश्वविद्यालय स्तर पर, समझिएगा, स्कूल स्तर पर भी और विश्वविद्यालय स्तर पर भी किसने,
आपके प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने इसकी परीक्षा सुधार के लिए कई विशिष्ट अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया है। इसके साथ ही इसने ये भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार के लिए एक अंतर संस्थागत समिति का गठन शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जाए। इसमें आपका UGC, NCERT, उसके बाद में AICTE है ना, जो आपका देखो UGC हो गया, समझिएगा बात का, उसके बाद में आपका NCERT हो गया, उसके बाद में आपका AICTE हो गया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित राज्य के संगठनों के सम्मिलित किया गया और इस समिति का गठन के साथ साथ ही कार्य योजना का मतलब ये था कि इस जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई इसको लागू कैसे करना है, एक्शन कैसे लेना है, इस पर सुझाव प्रेषित किया। इसमें विभिन्न स्तरों पर अवरोध विश्लेषण, संश्लेषण, न्याय एवं समांतर मापदंडों के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित किए गए, न कि केवल स्मृति पर जोर दिया गया। माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली को भी प्रारंभ किया गया। परीक्षा सुधार उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के द्वारा NCERT के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका UGC है, इसमें एक परीक्षा सुधार केंद्र स्थापित किया जाएगा जो उच्च शिक्षा में प्रलेखन सूचना के प्रसार एवं समन्वय का कार्य करेगी। उसके बाद में इस तरह NCERT स्कूल स्तर पर यह कार्य करेगी। परीक्षाओं में नकल इत्यादि से जुड़े विवाद के लिए सरकार एवं एक कानून बनाए जिसमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए सजा के प्रकार निर्धारित किए जाए। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा परीक्षा सुधार के लिए एक मजबूत एवं समन्वित निगरानी तंत्र बनाया जाए जो समय पर विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करे। इसके साथ ही NCERT परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करे जिसमें राज्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, सिद्धांत, स्केलिंग एवं ग्रेडिंग, संतुलित प्रश्न पत्रों का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। उपर्युक्त विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात ये कहा जा सकता है कि परीक्षा सुधार केवल छात्रों के लिए ही नहीं आवश्यक है बल्कि सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए भी आवश्यक है। विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने परीक्षा सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो किसने किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके संशोधित प्रारूप ने किया। यदि केंद्र एवं राज्य सरकारें इसमें दिए गए समस्त सुझावों का ईमानदारी से धरातल स्तर पर लागू कर देना, ईमानदारी से, हर जगह भ्रष्टाचार नहीं, गांधी चल जाते हैं ना एक तो हर जगह, अगर ये सही तरीके से लागू हो जाए तो आज संपूर्ण परीक्षा प्रणाली का आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिल जाए और इसका लाभ छात्रों के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को भी भारत में विभिन्न स्तर पर आपको होगा। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर था वो आपका परीक्षा सुधार यानी कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म से लेकर के पूरा था। ठीक, यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होगा और अब आपका जो वन ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट है दैट इज शैक्षिक मानकों में गिरावट यानी कि डिटोरेशन इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। बहुत चुटकू सा चैप्टर है, मुश्किल से 10 मिनट में कंप्लीट होने वाला है ना, ये भी हम करवा देंगे, इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक नहीं है। अच्छा, आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में आज हमको कमेंट ये बताइएगा कि जैसे हम ये चीज़ें अंडरलाइन कर देते हैं तो क्या आप लोगों को इससे आराम मिलती है? अगर मिलती है तो पेपर 3 अब हम जब करवाएंगे तो उसमें भी ये काम कर देंगे। अगर अच्छा रहता है आप लोगों के लिए तो ज़रूर बताइएगा। और भैया हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने पेपर 1 की तो MCQs की मैराथन खूब देख ली, इजी नोट्स की जो हमने कराई, पेपर 2 और पेपर 3 की क्यों नहीं देख रहे हो? पेपर 2 की भी करवा चुके हैं, पेपर 3 की भी करवा चुके हैं, समझिए बात को। पेपर 1 के 300 क्वेश्चंस, पेपर 2 के भी और पेपर 3 तीनों के करवा चुके हैं। तो ये MCQ जल्दी जल्दी देखो, जैसे ही हम देखेंगे कि पेपर 2 और पेपर 3 पे भी व्यूज़ आ गए उतने ही जितने पेपर 1 पे आए हैं, वैसे ही हम पेपर 4 की भी आपकी करवा देंगे। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आप क्लासेस तो देखिए भैया, अभी समय है 2x की स्पीड से देख डालो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर डालो। जिन्होंने MCQs ले लिए हैं ना एप्लीकेशन पे, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मैं चाहूँ तो सेकंड सेमेस्टर वालों की क्लासेस शुरू कर सकती हूँ, है ना। वो नए बच्चे हैं, इतना घबराए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम शुरू कर दो। हम आपका केवल ये थ्योरेटिकल सिलेबस करवाने के चक्कर में पड़े हैं। यही मान के चलो, हम ही मूर्खी कह लो, मूर्खी कहेंगे हम तो अपने आप को कि हमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले ली कि हमने वादा कर दिया कि नहीं हम थ्योरेटिकल कंप्लीट करवाएंगे। वरना अगर व्यूज़ और केवल इन सब के लिए काम करना होता ना तो आज हम भी केवल MCQs क्लासेस दे रहे होते, रोज़ 30 क्वेश्चन रोज़ करवाते, आप भी खुश, हम भी खुश और बढ़िया मस्त चल रहा है ना। जो आप लोग चाहते हैं वही हम भी करने लगते, लेकिन नहीं, जो डेडिकेटेड बच्चा इस चैनल पे है, हमें पता है कौन है, क्या है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं, आई नो एवरीथिंग। तो जो डेडिकेटेड बच्चा है, ये क्लास उनके लिए इतनी रामबाण साबित होंगी कि जब भी रिजल्ट आएगा ना तो
तो जो टॉपर्स होंगे फिर उनका इंटरव्यू इस बार मैं लूँगी कंप्लीट बीएड वालों का, तब अच्छा लगेगा देखने में ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर ये कंप्लीट करके आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। बार बार हम आपको नहीं दिखाएंगे कि कैसी है पीडीएफ क्या है। आप लोग कुछ नहीं करिए, पीजी पॉइंट ऐप एक बार इंस्टॉल करिए। इतना ज़्यादा डरो नहीं कि हाय हमारे 100 रुपये बर्बाद चले जाएंगे। थोड़ा जीवन में रिस्क लेना सीखो और बर्बाद कहीं नहीं चले जाएंगे। पीजी मैम अभी आपकी जिंदा बैठी हैं, आप हमको एक मैसेज करेंगे, भैया एक बार बताओ आपके रुपए बर्बाद चले जाएंगे तो क्या हमको कोई अच्छा स्थान मिलेगा मृत्यु के बाद? हमको तो नरक लोक में भेज चले जाएंगे हम। इसलिए कभी किसी के 1 रुपये भी फ्रॉड में इस तरीके से नहीं लेने चाहिए ना। इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है कि मान लो नहीं खुली पीडीएफ, बच्चा घबरा जाता है, कुछ हो गया, बच्चे क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत बैक कर देगा, तुरंत बैक कर देगा। तुरंत नहीं बैक करना चाहिए, हमेशा 1 सेकंड रुकना चाहिए, 2-3 सेकंड, तब हटाना चाहिए बैक करके, तब आप पीडीएफ खोलो तुरंत खुल जाएगा। बच्चे ने तुरंत बैक कर दिया, बच्चा घबरा गया कि ले पीडीएफ तो मिली नहीं। तो इसके लिए आप हमको पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे मैसेज करिए, pgpoint100@gmail.com पे मैसेज कर दो, पीडीएफ तुरंत दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस मिल जाएगा उसका, है ना। तो इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 का तो हम तो कहेंगे ज़रूरी खरीद लो एक बार। पेपर 1 का खरीद के पढ़ना शुरू कर दो बेटा, बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम। ये सेमेस्टर लास्ट है कि आप अपना अच्छे से स्कोर कर पाओ और आगे चल के अपनी अच्छी से एक बढ़िया से जल्दी से सरकारी नौकरी लग के हमसे मिलने आओ, कहो आकर के कि मैम बीएड यहीं से पढ़ा था और आज हम फलाने पोस्ट पे हैं। सो वो दिन हमारे लिए इतना अच्छा होगा कि हमारा ये चैनल बनाना ये क्या हो जाएगा भैया, सफल हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए बस, और कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करना है, आप पढ़ते रहिए, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से लेते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड। एक बार अपनों के लिए लिख दीजिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।